अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लाइव सेशन है, आज हमारे लाइव सेशन में हमारे साथ सर जवाद हफीज़ हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। देयर इज़ टू मच जिनके बारे में आज हम इनसे जानेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इनको फेलियर्स कहाँ फेस करना पड़े, उनको ओवरकम कैसे किया, इसके बारे में, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आज ये सब जानेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रबिया, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड सर। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स जी। मेरा वैसे तो राबिया ने तारुफ करवा ही दिया है। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो मेरे नाम की स्पेलिंग आपके सामने आ रही है, आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं पहला पाकिस्तान पे लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो मैंने बनाया है, और 235 वीडियोज़ है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इट इज़ फ्री फॉर द वर्ल्ड, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक दैट, और आप उसे देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं और उसे अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और मैंने एजुकेशनल प्रोग्राम दिया, बी एन एंटरप्रेन्योर, उसका नाम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट कि आपने स्टार्टअप कैसे करना है, स्केल अप कैसे करना है। अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं तो डाइवर्सिफिकेशन में, कंसोलिडेशन फेज में कैसे जाना है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। और मैं तकरीबन बहुत से इंस्टीट्यूट्स में मुझे इनवाइट किया, पीएसएक्स का मैं ऑफिशियल स्पीकर भी रहा हूँ, उनके जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनमें मैं बोलता रहा हूँ। कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी मैंने बहुत सा काम किया, पड़ा हुआ है। मेरी जो पहली वहाँ पे वीडियो थी, हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, वो 4.5 लाख बार अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा चुकी है, और 1100 वीडियोस में नंबर 1 ट्रेंड के ऊपर है कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो खुद मेरी ज़िंदगी जो है उसमें स्टॉक मार्केट एक बहुत अहम रोल अदा करती है। मैं 30 साल से वाबस्ता हूँ। मैंने इंडस्ट्री लगाई, अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, मशीनरी का बिजनेस किया, 12 साल एक्टिवली इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी का बिजनेस किया। और अब मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ आप रिलैक्स करने पे, एंजॉय करने पे, वेल्थ अकोमुलेट करने के बाद, और दूसरों को सिखाने पे। मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे रोजाना, जो मेरे 20 वर्किंग डेज होती हैं, 5 डेज अ वीक में काम करता हूँ, तो उसमें से 2 घंटे जो हैं वो मैंने अपने एजुकेशन प्रोग्राम जो लोगों को मैं दे रहा हूँ उसके लिए वक्त किए हुए हैं। जैसे ये इंटरव्यू जो है आई एम सॉरी, ये इंटरव्यू भी उसका हिस्सा है। तो ये टाइम जो है ये मैं देता हूँ क्योंकि आपने जब दुनिया से चले जाना है तो कुछ काम आपको लोगों के लिए कर देना चाहिए, और उसमें अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी इन कोशिशों की वजह से आउट ऑफ 45 कंट्रीज जो है वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे वो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे सेशन लिए हैं और मेरे प्रोग्राम को देखा है। तो आज की डेट में ये इंफॉर्मेशन, आप बाकी जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं जवाब देता जाऊँगा। जी जबरदस्त, इट्स रियली अमेजिंग सर। हम थोड़ा आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं, आपके अर्ली चाइल्डहुड, किस तरह से, कैसा माहौल था आपके घर का, आप किस तरह के, क्या मिजाज था आपका, मतलब शौक मिजाज, संजीदा मिजाज, बहुत टालकेटिव थे। उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके बचपन में क्या ड्रीम्स थे, क्या सोचते थे, ये सब कब प्लान किया? मेरा जी बचपन बहुत ही अच्छा था। मेरे पेरेंट्स, मेरी एक बहन है, बस हम 2 बहन भाई हैं, छोटी सी फैमिली थी। और हम लोग कोई कंबाइंड फैमिली सिस्टम में नहीं रहते थे, अलग रहते थे। मेरी दादी जो हैं वो तो मेरे वालिद की शादी से पहले ही, बहुत अर्सा पहले, उनके बचपन में फौत हो गई थी। और मेरे दादा चूंकि 4 बेटे थे उनके, तो वो डिवाइड करके टाइम, चारों के अपने अपने घर थे, तो वो आते थे, दादा हमारे हमें विजिट करने, रहने कभी आते थे बारी से, और उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मेरे वालिद साहब जो हैं वो दुनिया में स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर एक अथॉरिटी माने जाते थे। उनका नाम था चौधरी अब्दुल हफीज। वो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के, जो जिसके तकरीबन 3000 एम्प्लॉयज़ हैं उस महकमे के अंदर। उसके बाद मेंबर ईसीसी रिटायर हुए। जापान में उन्होंने, जब मैं अभी पैदा ही हुआ था, मेरा ख्याल है मैं 1 आध साल का हूँगा, तो 6 महीने के कोर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान ने पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुलाया।
कि वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उन्हें दिखाएं ताकि वो लोग वापस जाके अपने मुल्कों के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें और उसमें रोल अदा करें जो उस उन बहुत चीज़ों से थे। तो 6 महीने का उन्होंने वहाँ से कोर्स किया और उसमें जो कुछ उन्होंने सीखा, ज़ाहिर है जब इंसान का सबसे बड़ा कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों को चीज़ें सिखाए। मेरी आजकल कोशिश यही होती है मैं अपने बच्चों को हर बात सिखाऊं। तो वो तकरीबन उस वक्त मेरी एज ग्रुप के ही होंगे प्लस माइनस। मैं तो 1-2 साल का होऊंगा, लेकिन 5-6 साल से ही आप समझिए कि मेरे कान में इंडस्ट्री, ट्रेड, ये बातें पड़नी शुरू हो गई। और मेरे वाले सब 1967 से इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। सो मेरे ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ इल्म जो है वो मैंने इनहेरिट किया। बाकी अल्लाह की मेहरबानी से मैंने खुद एफर्ट्स की, खुद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद मैंने जो है वो कुछ फाइनेंस के कोर्सेज वगैरह किए हैं। और एफएससी में था मैं, तब से मैंने ये काम शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री मुख्तलिफ किस्म की लगाई, जिसमें पाकिस्तानी मशीनरी भी एक्सपोर्ट की, इम्पोर्टेड मशीनरी जर्मन के साथ भी लगाई, फिर टर्न की बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट लगा लगा के दिए। तो मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैं क्लास 5th में था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आपने प्रोफेशनल डिग्री लेनी है और आपने जो है फिर अपना बिजनेस करना है। तो ही वॉज माई मेंटोर। जो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे ठीक लगा। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो उसी तरह मेरा करियर जो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया। और हार्ड वर्क करना पड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्ट्रगल मुझे कभी नहीं करनी पड़ी। मतलब अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए। लेकिन हार्ड वर्क सर्टेनली, ये बंदा कहे कि जी बगैर हार्ड वर्क के वो किसी जगह पे पहुंच सकता है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ता है और काफ़ी करना पड़ता है। और फिर स्टडी के साथ ही अगर आप बिजनेस शुरू कर लें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी काफ़ी टफ होती है और उसके साथ फिर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा खासा टफ काम होता है। लेकिन अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की और उसमें से मैं कंफर्टेबली सारी चीज़ों से शुरू हो गया। और फिर ये मेरा एक मिशन था जिंदगी का कि मैं जब 40 साल पहुंचूं तो मैं रिटायर हो जाऊं, यानी मुझे काम पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मैं इंजॉयमेंट के लिए काम करूं, ग्रोथ के लिए काम करना पड़े, नेसेसिटी के लिए नहीं। यानी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए काम ना करना पड़े। हाँ, लंदन मैंने बच्चों को लेके जाना है, 25 लाख रुपया लगना ट्रिप पे, तो उसके लिए बेशक मुझे कुछ काम करना पड़े, लेकिन ये नहीं कि अपनी ब्रेड या उनकी फीस या वो चीज़। तो वो जैसे जैसे अल्लाह ने आसानियां पैदा की, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ज्यादा मेरा जो फोकस है वो स्टॉक मार्केट की तरफ लेता गया, क्योंकि इसमें आपको कंपैरेटिवली कम फिजिकल वर्क करना पड़ता है। आप रिमोटली आपके घर से आप काम कर सकते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा काम लगता भी है, मेरे दिल के करीब भी है। इसने मुझे रिजल्ट्स भी बड़े दिए हैं। मैं आज जिंदगी में जहाँ खड़ा हूँ उसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत है। तो मैंने कहा ये मैं अच्छी चीज़ मुझे आती है, इन दुनिया को भी सिखाऊं। तो इस तरीके से ये मामला चल रहा है। ओके सर, आप 1989 से स्टॉक एक्सचेंज में आज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर सबसे पहले जी, सबसे पहले आपका माइक पॉज पे चला गया, पता नहीं आई डोंट नो। आपका माइक सर, बंद आपको आ मेरी रहा वॉइस क्लियर है? जी नहीं, अब आप क्लियर है। माइक आपका पॉज आ रहा था पहले, पता नहीं आई डोंट नो, हाथ लग गया तो जरा। ओके ओके जी सर, आप 1989 से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज तक अभी ये कंटिन्यू है। सर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज है क्या? जी, मैं बिल्कुल आपको समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज बड़ी एक सिंपल ऑपरेशन है, जैसे कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि फैमिली ओन बिजनेसेस होती हैं, बाप के दादा के, जो आगे फिर जब आप समझिए कि एक दुकान है या एक बहुत बड़ा स्टोर है या फैक्ट्री है, तो ओरिजिनल जो ओनर था उसका, वो उसके बाद उसके 4 बेटे हो गए या 6 बेटे हो गए, 2 बेटियां हो गई, वो आगे उनके डिसेंडेंट्स आगे, और वो अब आप ये समझ लें कि एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 50 ही लोग उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। फैक्ट्री कह लें ना, प्रॉपर्टी से मुराद यानी एसेट कहना चाहिए, प्रॉपर्टी इज नॉट द राइट वर्ड, एसेट। होटल कह लें आप फैक्ट्री कह लें। अब 50 हिस्सेदार है तो 1-1 करोड़ का एक बंदा हिस्सेदार है।
आम फैमिली होगी तो उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, वो कहेगा मैंने साथ नहीं चलना, मैंने चलना है, और इस किस्म के मसले होंगे और कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, कचहरी होगी और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगर वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें स्पॉन्सर के पास आधे शेयर होते हैं, यानी 50 करोड़ जो है वो स्पॉन्सर्स हैं और 50 करोड़ लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास शेयर होते हैं। नॉर्मली इस तरह का प्रैक्टिस है पाकिस्तान। अब उन शेयरों की जो कीमत है वो उस बिजनेस की कीमत के मुताबिक मार्केट के अंदर होती है कि जितनी प्रॉफिटेबिलिटी उससे आती है। अगर कहीं उसके मालिकों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो वो ओपन मार्केट में जाके अपने शेयर बेच सकता है और वो अपने पैसे लेके अलग हो सकता है अपने बिजनेस से। तो आपका बिजनेस हर वक्त फ्लोटेड होता है बाजार में, उसका एक मार्केट वैल्यू, जिसे देसी जबान में पंजाबी में कहते हैं जी मार्केट का भाव की है, भाव की है, भाव क्या है, उर्दू में भाव कहते हैं। तो हर वक्त आपका जो भाव है वो मार्केट लगा रही है, रोज डिटरमिन कर रही है, शेयर होल्डर्स बाइंग सेलिंग कर रहे हैं शेयर्स में, आप रिपोर्ट्स हर 3 महीने बाद अपडेट करते हैं और डिविडेंड या कैपिटल गेन्स जो आपके शेयर के अंदर है वो हो रही है। तो जैसी परफॉर्मेंस होगी आपकी कंपनी की वैसे ही उस कंपनी के रेट। तो ये मेरा ख्याल है एक बेसिक सा मैंने स्ट्रक्चर खींचा है। आपको कुछ समझ आई है? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी सर। एक्चुअली हमें खुद को एक साइड पे करके क्वेश्चन पूछने होते हैं। जी ओके सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो एक्चुअली ये ब्रोकर होता कौन है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रोकर का रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रोकर से पूछकर शेयर लेने चाहिए। इससे बड़ी गलत बात है ही कोई नहीं। ये वॉल स्ट्रीट में भी लोग यही कहते हैं। कभी भी शेयर ब्रोकर से पूछ के नहीं लेने चाहिए। नहीं, मैं करेक्ट करने लगा, आपको बताने एक्सप्लेन करने लगा। शेयर्स हमेशा एनालाइज करके लेने चाहिए या फाइनेंशियल एनालिस्ट से, कोई बंदा जो उसको एनालाइज करने की ताकत रखता है उससे मशवरा लेना चाहिए। ब्रोकर का रोल ये होता है जैसे एक बैंक है, या आप ये समझिए कि कैशियर से पूछ के अब कोई बंदा कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। बैंक का काम ये है कि आपके खाते को बराबर रखे। आप मसलन ये राबिया हैं, इन्होंने अपने बैंक में अकाउंट खोला है तो इन्होंने 1 लाख जमा कराया, फिर फ्रीक्वेंटली उसको चेंज किया, प्लस माइनस किया, तो इनकी स्टेटमेंट टैली होती है। ब्रोकर का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके पैसे जो आपने मार्केट में लगाए हैं और जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त आपने की है वो आपका हिसाब किताब टैली होता हो। यानी ब्रोकर बेसिकली एक तरह का सेटलमेंट अथॉरिटी है कि उसने सेटलमेंट करनी है आपकी, इससे ज्यादा ब्रोकर का रोल नहीं होता। डायग्नोसिस में ब्रोकर का रोल नहीं है, ब्रोकर फार्मेसी है। ब्रोकर इज नॉट अ डॉक्टर। देखें, आप फार्मेसी में जाते हैं, जो दवाई मांगते हैं वो आपको काउंटर पे खड़ा हुआ बंदा दे देता है, आपसे पैसा ले लेता है, ठीक है ना। और इसी तरह जो फैक्ट्रियां वो दवाइयां बना रही हैं वो जाके फार्मेसी को सप्लाई कर देती हैं और उनसे पैसा ले लेती हैं। तो ब्रोकर का ये समझिए कि एक फार्मेसी है जिसका काम है ट्रांसपेरेंटली पीछे से असली दवाई लाना और आगे जो पेशेंट उनके पास आता है नुस्खा लेके उसको वो दवाई बेच देना। डायग्नोसिस उनका काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लोग आपको कहानियां मिलेंगी स्टॉक मार्केट में, जी मैं गया और मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अब वो जाते हैं तो फ्रंट डेस्क पे एक आदमी बैठा होता है जिसे लॉट ऑपरेटर कहते हैं। दुनिया की किसी भी आप ब्रोकरेज हाउस में चले जाएं, वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं, तो लॉट ऑपरेटर ही आपको वेलकम करेगा। ही इज बेसिकली अ क्लर्क। उसका काम है सौदे डालना। जैसे फार्मेसी के ऊपर आप उससे पूछ के दवाइयां खरीद के खानी शुरू कर दे तो जो अंजाम आपका होगा वही अंजाम लोगों का लॉट ऑपरेटर से पूछकर शेयर खरीदने बेचने पे होता है। कि वो अपने अंदाजे तुक्के जो किसी से सुना, इधर से पूछा उधर से पूछा, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव द गाइडेंस। बट पीपल समझ रहे होते हैं, लोग समझ रहे होते हैं कि यार वो बड़ा कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है और वो उससे पूछते हैं ये ले लूं वो ले लूं। अच्छा, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है कि टर्नओवर ज्यादा होगी तो उसको कमीशन का एक पोर्शन मिलेगा। वो थोड़ा सा लालच भी करता है और लोगों को ओवर ट्रेड कराता है, और जब लोगों को नुकसान हो जाता है तो लोग उन्हें ब्लेम करते हैं। अब सवाल ये यहाँ पे ये उठता है कि अगर दुरुस्त तरीका क्या है काम करने का। अगर ब्रोकर पर रिलाई नहीं करना, दुरुस्त तरीका ये है कि आप खुद उस कंपनी को थोड़ा सा एनालाइज करें, किसी पढ़े लिखे बंदे से आप समझ लें कि आपने काम कैसे करना है, कोई वर्कशॉप अटेंड कर लें। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, PSX, मैं आपको दोनों वेबसाइट बता देता हूँ, www.psx.com.pk ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कोई बंदा उसे जाके खोल सकता है। उधर कंपनियों की डिटेल भी पड़ी हुई है, बैलेंस शीट भी पड़ी हुई है और इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है। तो आप कंपनी के बारे में थोड़ी सी बुनियादी तहकीक कर लें कि पिछले 3 साल से वो लॉस में है कि प्रॉफिट में। पिछले 4 क्वार्टर्स में उसकी क्या ट्रेंड चल रही है अर्निंग के हवाले से, और वो डिविडेंड देती है या नहीं देती, कितना डिविडेंड देती है, उसका शेयर इस वक्त कितने का है बाजार में,
तो ये सारी चीजें आप उसके ऊपर जाके PSX की साइट पे देख सकते हैं। PSX डेटा पोर्टल एक और वो भी ऑफिशियल चीज है, उसमें डेटा है उनके ऊपर कि ये कंपनियां क्या हैं, क्या करती हैं, उनकी सारी मालूमात है। तो आप खुद रिसर्च करें, खुद देखिए, मशवरा सुन ले, ब्रोकर की सुनने में हर्ज नहीं है, बट डोंट फॉलो हिम ब्लाइंडली। इफ यू फॉलो हिम ब्लाइंडली तो आप किसी मसले में फंस सकते हैं और नुकसान है। हेलो, रियली सॉरी सर, देयर इज सम इंटरनेट इशू जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। कोई बात ओके ओके सर, ये बताइएगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मोस्टली एक इन्वेस्टमेंट के बाद फ्रॉड हो जाता है, 50,000 ब्रोकर्स के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये मैं आपको क्लियर करूं, फ्रॉड नहीं होता, ब्रोकर फ्रॉड नहीं करता। लॉस कैसे होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लॉस ऐसे, तो फर्ज करेंगे आपने गाड़ियों का कारोबार शुरू किया, मैं इसको थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल के समझाता हूँ कि जी सेकंड हैंड गाड़ियों का आपने बिजनेस शुरू किया, ब्रोकर ने कहा जी गाड़ी आई हुई है, उसने ठीक से वो चेक करने की उसमें एहलियत ही नहीं है, डेंटर भी उसके पास नहीं है, इंजन भी वो नहीं देख सकता। उसने कहा जी ये 8 लाख रुपए की गाड़ी, इतनी मार्केट वैल्यू है इस मॉडल की, देख ले, आपने लेनी है तो ले ले। आपने जाके बगैर उसको चेक किए आपने खरीद ली। हाथ इस तरह हुआ कि जब बाद में पता चला यार इसका तो इंजन ही सारा बनने वाला है, ये तो मोबाइल खाती है, और इसके जो दरवाजे हैं वो सारे एक्सीडेंट हुआ है, ये तो सारी डेंटिंग पेंटिंग हुई है, पूरी गाड़ी रिपेंट हुई है, या खुदा ना खासा गाड़ी ही खराब है, तो लॉस तो होगा ना। उसने तो अपने 5,000 10,000 की कमीशन लेना था, ले लिया, जिसने गाड़ी ब्रोकर के जिसके ऑफिस में ये ट्रांजेक्शन हुई। अब जिस तरह आप गाड़ी की तहकीक करते हैं कि आप 500,000 रुपया किसी मैकेनिक को देते हैं, उसको साथ ले जाते हैं, उसे कहते हैं भाई जरा देखो इंजन स्टार्ट करके देखो इसकी इंजन की क्या कंडीशन है, रेस उसके अपने। इसी तरह आप डेंटर को साथ ले जाते हैं वर्कशॉप में, उसको 500,000 रुपया कहते हैं कि जी मैं दूंगा अगर मैंने गाड़ी ली, वो देखकर आपको बताता है कि जी बॉडी इसकी ठीक है। वो मैकेनिकल वाला कहता है, जैसे आजकल ये इन्होंने पाक व्हील्स वालों ने शुरू किया हुआ है कि आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं सेकंड गाड़ी का, अपनी पुरानी गाड़ी का, कि उसकी कंडीशन कहाँ रेट करती है ऑन अ रेट ऑफ स्केल ऑफ 0 to 10। या ये टोयोटा वालों ने भी शुरू किया है, सुजुकी ने भी शुरू किया है कि अपनी गाड़ी की रेटिंग करवाएं। तो अब एक आदमी है वो समझदार है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो गाड़ी को मैकेनिकली और उसकी बॉडी को चेक करके खरीद रहा है। दूसरा ब्लाइंड फेथ में कि ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होना जी, कोई गल नहीं, तुम रोज ही बेचते हो गड्डी, आपको पता ही होगा जी, आप तो गाड़ी रोज बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसने तो पेन नहीं लेनी ना जी, पैसे तो आपके हैं, 10 लाख तो आपका है ना। हो सकता है वो बदनीयत भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रोकर बेईमान होती हैं, उनको तो पेन नहीं ना होनी, उन्होंने तो कहना ठीक है जी गाड़ी है आपके सामने, कई तो कह देते हैं जो है तुम्हारे सामने है जी देख लो। तो आप अच्छी से जब उसको नहीं कर, अब इसी तरह स्टॉक है, आप जाते हैं, आप जाकर से पूछते हैं कि कौन सा शेयर ले ले, वो कहते हैं जी ABC कंपनी में तेजी लग रही है ना, उसने बोला है नहीं है हो, उसके फंडामेंटल्स क्या है, वो कंपनी करती क्या है, वो कभी प्रॉफिट भी उसने दिया हो, 10 साल से लॉस में पड़ी हो, आप लोगों के पीछे लग के वो कंपनी खरीद ले। अब जब उसका शेयर आधे पे आएगा तो 50,000 के 25 रह जाएंगे, फिर आप शोर में जाएंगे, फिर आप कहेंगे उसको गालियां देंगे, फिर आप कहेंगे ये काम ही अच्छा नहीं। यानी एग्जैक्टली अगर वो आदमी ऐसी गाड़ी खरीदने के बाद वो ये कहे कि जी जो जितने लोग भी सेकंड हैंड गाड़ी या मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं वो 2 नंबर काम कर रहे हैं, ये काम ही गलत है जी, ये तो जुआ है, सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पता ही नहीं होता उसके अंदर क्या है। भाई आप पता लेंगे तो पता मिलेगा ना, ये को मतलब वो सो कॉल्ड वो कागजों में रियासत मदीना बेशक हम कह लें, ये कोई ऐसी तो नहीं है कि बंदा आपको खुद ही बताएगा जी इसमें ये खराबियां हैं, तो वो तो हमारे मुल्क में तो लोग नहीं बताते। तो ये मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि ब्रोकर जानकर कोई भी नहीं चाहेगा किसी को नुकसान देना। मेरा नहीं ख्याल वो बहुत ही कोई गंदा आदमी होगा जो वो बॉदर ही नहीं कर रहे होते, उतनी विजन ही नहीं होती, उतनी अकल ही नहीं होती। चले मैं इसको इस तरह से कह देता हूं कि आप अपने खानसामे को साथ ले जाएं, आप अपने खानसामे को साथ ले जाएं, उसे कहें सरफू यार गाड़ी कैसी लग रही है, उसे कहना भौजी बड़ी सोनी गड्डी है ले लो। एग्जैक्टली उसको तो नहीं पता वो बेचारा कौन सी गाड़ियां चलाता रहा है, बाद में आप कहें जी सरफू ने मरवा दिया। कहते हैं ना सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड द फेलियर इज ऑप्शन। कामयाब हो जाए तो आप कहते हैं यार मैं बड़ा अक्लमंद हूं, देखो मैंने जाते ही उस गाड़ी पे हाथ रखा था। बिल्कुल
जब वो गाड़ी गले पड़ जाए तो कहते हैं यार ये जो आती है ना चैनल पे राबिया, इन्होंने फंसा दिया हमें, ये स्टॉक बिल्कुल करती थी, हमने 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 इनके कहने पे ली थी। फिर वो आपको बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे, या जवाब फीस एग्जैक्टली को हम गलत में कहना से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हम में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता। ओके नहीं, एक्चुअली सर जिस तरह से प्रॉब्लम ये, यहाँ पे जी मैं सर एक बात कहूंगा, एवरीबॉडी वांट टू ईट द फ्रूट्स, नोबडी वांट टू वाटर द रूट्स। एग्जैक्टली कोई बंदा बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता, वो कहता गरम गरम ना मेरे मुंह में कोई डाल, भाई इतना कौन फारक बैठा है कि वो खुद खरीदेगा। अगर चले लेट अस सपोज, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप ईमानदार हैं, आप ब्रोकर हैं, आपको लग रहा है कि ये शेयर यहाँ पे और डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ये बड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप पहले खुद खरीदेंगे या पहले लोगों को फोन करेंगे? जब आप खरीद लेंगे फिर आप उसके बाद लोगों को कहेंगे, जब बेचने का टाइम है, कि यार ले लो ये तो बड़ा अच्छा है। ठीक है ना? आप इतने तो अच्छे नहीं है कि आप खुद ना लें और दूसरों एग्जैक्टली को, सर यानी वो कार डीलर जो बैठा हुआ है उसको पता चल रहा है कि इस गाड़ी में मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होगा, तो वो खुद नहीं खरीदे और वो आपको टेलीफोन करे, वो इतना सगा हो आपका, आपको कहे जी आकर प्लीज 2 लाख आप कमाने, मेहनत मैंने की है, मैंने डेंटर को भी पैसे, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस मार्केट में कि जी डेंटर को भी पल्ले से पैसे दे, वो मैकेनिक को भी पल्ले से दे, खुद भी जिम्मेदारी ले, आपको टेलीफोन करे और 2 लाख रुपए आपके घर में पहुंचा दे। तो ये तो फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं एमओ की जन्नत है जी। एग्जैक्टली सर जिस तरह से आपने पहले बताया कि आपकी अपने फादर के साथ बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट रही है और उन्होंने आपको शेप दी है, सर आपके अपने बच्चों के साथ इस तरह की अटैचमेंट है या किसी एक बच्चे के साथ समटाइम्स होता है, किसी एक बच्चे के साथ खास होती मेरी है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं जो काम कम करने की जो वजह है या लिमिट करने की वजह है वो मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे ही मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है। मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे जो है मूवीज देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्लब में जिसमें बच्चों का दिल करता है कि आज हमने खाना घर में नहीं खाना, हमें क्लब ले जाएं। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे जो प्रेस्टिजियस क्लब है लाहौर जिमखाना है, शेप फ्रेंड का मैं मेंबर हूँ, तो मैं उनकी बात मानता हूँ, उन्हें अहमियत देता हूँ। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे अहम हैं। इसी तरह मैं अपने वालिद के लिए होता था, मैं उसी को आप समझे कि उसी लेगेसी को आगे लेके चल रहा हूँ। तो वो मेरे बहुत क्लोज हैं और हर बात हम आपस में शेयर करते हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ज़बरदस्त है सर। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? सर मेरे नजदीक कामयाबी है सेटिस्फेक्शन। आप ये भी हो सकता है कि आप एक कुछ छोटे से दुकानदार हैं या छोटे से कोई बल्ला हैं, आपकी एक छोटी सी बोट है या छोटा सा बिजनेस है, और आप बड़े सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, खुश हैं जो है उसमें। और दूसरी सूरत में आपने अभी वो देखा, सुशांत सिंह को भी देखा और सेलिब्रिटीज को हमने देखा, माइकल जैक्सन के बारे में लोगों ने जाना कि आप एक शोहरत की बुलंदियों को छूने के बावजूद, आप दौलत का अंबार होने के बावजूद लोग खुदकुशियां कर लेते हैं और डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। तो वो हजरत अली की मैं अल्फाज में कहूंगा, उन्होंने फरमाया था कि खुश कौन है? जो अपने हाल पे खुश हो, वो खुशहाल है। जो कंटेंटेड है, जिसको ग्रीड नहीं है। आगे बढ़ना मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं है, आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए आपने एक फर्ज करें, आप इंटरव्यूज करती हैं या आपने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि जी मैंने 2019 में 300 इंटरव्यू किए, तो मैं 2020 में 310 करूंगी, मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करूंगी। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। You are passionate about a thing, you enjoy as well, you may get a money for every interview. This I don't know okay, what this is all about. मैं एक एग्जांपल दे, तो एक है कि आप क्रेजी हो जाए, पैसा पैसा पैसा, सक्सेस, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा ये भी जानता है मुझे, वो भी जानता है, ये भी ग्रैब कर लो। तो मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा आप उठाने की कोशिश करेंगे उतना आप हैवी हो जाएंगे और उतनी हैप्पीनेस दूर हो जाएगी आपसे। तो अगर आपने खुश रहना है, जिंदगी में कामयाब रहना है और एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है, तो बैलेंस लाइफ की तरफ आए जिसमें काम भी हो, आराम भी हो। और याद रखें कि हम इस दुनिया में बड़े मुख्तसर अरसे के लिए हैं। इम्पैक्ट हो, सम फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग टू द हैंड विच गिव रोज टू समवन। कुछ खुशबू उस हाथ में रह जाती है जो दूसरों को गुलाब का फूल ज़बरदस्त देती है। तो अगर आप पे बैक कर रहे हैं ना सोसाइटी को, अगर आप फीडबैक दे रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें, अब देखें वो ईदी साहब को टाइटल देते हैं द पुअरेस्ट रिच मैन। He himself was a poor man, but nobody
कैन बी रिचर देन अब्दुल सत्तार ईदी। तो उतना तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे से ईदी साहब जो आपके हर एक के दिल में है, उनको ऑफ एंड ऑन जरा जगाते रहें कि लोगों की मदद भी करें, खैर बांटें, खैर मिलेगी। एग्जैक्टली सर, आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो बस किसी अलादीन के चिराग का इंतजार कर रहे होते हैं, रातों रात रगड़े और सुबह उठे और किसी चेयर पे, किसी पीएम की चेयर हो या मिलीनियर बन के उठे। ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बड़ी मजेदार एक बात याद आ गई। मेरे पास एक साहब किसी तरह उन्होंने टाइम लिया अपने बच्चे के लिए। उन्होंने कहा मेरे बच्चे लाजवाब हैं, रात को ख्वाब देख रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, जब गिरते हैं करवट लेते हैं, बेड से नीचे गिरते हैं तो उन्हें पता चलता सुबह हो गई है। इनको मैं ये कहूंगा, देखिए पहले कुछ तो मुआशरे की गलती भी है, लेकिन अब ये नहीं हम कह सकते कि हमने, अब अगर मुआशरे ने हमें नहीं ये चीजें सिखाई अर्ली एज पे तो हम खुद सीख लें। देखिए वेस्ट और ईस्ट का मैं यहाँ मुआवजा कंपैरिजन करना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में जिक्र किया। मैंने एक तस्वीर देखी, मेरी बड़ी फेवरेट है, मैंने फेसबुक पेज पे भी लगाई। ओबामा साहब की साहबजादी जो हैं, अमेरिका के उस वक्त सदर थे, वो एक टिल मशीन के पीछे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वो कैप लगा के, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह में खड़े होते हैं ना, वो आई डोंट नो कौन सा रेस्टोरेंट था, तो उसमें वो बिल बना रही है। तो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि इस आपका क्या ख्याल है कि मजबूत तरीन आदमी जो है अमेरिका का, उसकी बेटी टीनेजर जो है वो $100 या $50 जो उस दिहाड़ी है उसके लिए नहीं काम कर रही। शी इज डूइंग इट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ वेल्थ। ये जो $100 है ये कमाने के लिए कितनी कितनी उसमें से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चों को घर में ये चीज सिखाई नहीं जाती कि उनको छोटा मोटा बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज दी जाए, और वो खुद भी नहीं लेते। 24-24, 25-25 साल उनकी उम्र हो जाती है। जो अभी मैं लायक की बात कर रहा हूँ, नालायक तो फिर वो तो गॉन केस है ना। जब वो डिग्री लेते हैं, डिग्री लेके मार्केट में जाते हैं, उनका ख्याल होता है पहले दिन ही हमें, मतलब 2 स्टेप में कहता होता हूँ, वहीद मुराद सेठ साहब की बेटी, शादी और गाड़ी, वो जेन में सोचा होता है 60s की फिल्मों वाला। वहां जब जाते हैं तो वहां पे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, हर जगह से धक्के पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं यार तुम्हारे पल्ले क्या, तुम्हें क्यों रखी, तुम्हें आता क्या है? वो कहते हैं जी हमारे पास तो डिग्री। एक जगह एक बड़ा अजीबो गरीब इस मुल्क में रवाज बन गया है, कोई ग्रेजुएट कोई अगर रेडी लगा रहा है ना तो उसको बड़ी बेइज्जती की जाती है। आपको पता है मनीला में 80% जो कार ड्राइवर्स हैं, वो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं, वो ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी हमने यहाँ पाकिस्तान में बनाई हुई है। ग्रेजुएशन करके लोग बहुत से ममालिक के अंदर टैक्सियां चलाते हैं, बहुत से ममालिक में छोटे बिजनेसेस रन करते हैं। इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट कि जी आपने डिग्री ले ली है। अगर डिग्री लेने के बाद आप में इतना भी आपके अंदर टैलेंट नहीं है कि आप एक रेडी लगा सकें, तो फिर आपको खुद अपने सामने, फिर बंदा, ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज द मैन इन द मिरर। गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक्यूज दैट मैन। जो शीशे में आपको चेहरा नजर आ रहा है वो आदमी गुनाहगार है, ये उसका कसूर है, किसी और का नहीं है। तो नौजवान उस मीठी नींद से जागे, रियलाइज करें दुनिया में क्या हो रहा है। सारा दिन वो फिल्म स्टार्स को ही फॉलो ना करते रहे, या यही ना पता चलेंगे कौन सी वो पता नहीं बच्चन जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई है कोरोना में और कौन सी नहीं पहुंची है। उसकी बजाय ब्रायन ट्रेसी को सुने, उसकी बजाय अपना जो है वो जैक कैनफील्ड को सुने। अगर चले हमारी बातें अच्छी नहीं लगती तो कासिम अली शाह साहब बड़ा अच्छा काम किया, मैं उनके साथ मिलकर करता हूँ। कासिम अली शाह साहब को सुने, वो इन लोगों की बातें भी सुन लें। वो सारा दिन वो यही ना पता करते रहे कि नई मूवी कौन सी हॉलीवुड की आ रही है। तो ये एक बड़ी खराबी है। अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मैं राबिया आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप माशाल्लाह पर्दा करके बैठी हुई हैं और सोशल मीडिया पे इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो बाकी जो नौजवान आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपकी जो दूसरी लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे? कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं लोग? कितने परसेंट? चले नाउ यू आंसर माय क्वेश्चन। यू फॉर अ मोमेंट यू आर द गेस्ट। I ask you a question कि are people using social media the way it should be used? Exact. आप इस्तेमाल कर रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। 98% तो टोटली फ्री है, जस्ट फेसबुक है, टिकटॉक है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। अब देखिए टिकटॉक जो है, मैं तो समझता हूँ कि टिकटॉक जो बंदा ये बनाता है ना, पर इस तरह के लॉ तो नहीं पास करने चाहिए, उस घर वालों को जरूर जूते मारने चाहिए कि यार ये तुम क्या फजूल काम कर रहे हैं, ये वो करने वाला काम है। आप मुझे बताएं कि आप पैसे आपको जिस काम में मिलेंगे आप वो करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपको ड्रग बेचने के पैसे मिलेंगे, टेररिज्म के पैसे मिलेंगे, तो आप क्या टेररिस्ट बन जाएंगे या ड्रग्स बेचनी शुरू कर देंगे?
कोई एथिक्स भी तो होते हैं, कोई मॉरल्स भी तो होते हैं। तो ये सोसाइटी में ये चीजें मैं समझता हूँ रिफॉर्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली मुझसे अगर कोई बंदा पूछे ना कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किस आदमी ने सबसे अच्छा किया है, तो मैं कहूंगा कासिम अली शाह ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करके दिखाया है। 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। और एक भी घटिया आपको गैर म्यारी गुफ्तगू नहीं मिलेगी, हर चीज आपको बढ़िया नजर आएगी, एक से एक बढ़ के आएगी। हमारे जैसे लोगों को बुलाएंगे, बुला के हमारे इंटरव्यूज करेंगे, वो जाके लगाएंगे कि लोग कुछ सीख लें। फिर भी लोग ना सीखें तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, क्या कहा जा सकता है। एग्जैक्टली सर, फिर जो नहीं करते वही बाद में फिर रोते हैं, जब वक्त गुजर जाता है फिर एहसास होता है। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे नौजवानों को, एक जुमला प्लीज मेरा लिख लें, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा जुमला। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। आपके अलावा कोई आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। उसको, उस बंदे को शीशे में देखें, उस बंदे के सामने खड़े होकर उसको बुरा भला कहें, उसको उसकी गैरत को जगाएं, उसे कहो यार मेहनत कर, हसद ना कर। बगैर बैठे आपको बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई। कोई काम आपका पूरा नहीं होना। मेहनत करें, अल्लाह रास्ते बनाएगा। और काम में कोई शर्म नहीं है। झाड़ू मारने का भी काम मिलता है तो भाई मार लो झाड़ू, पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना करें। रेडी लगा लो, जरूरी है आपने नौकरी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर टिकटॉक पे डांस किया जा सकता है, अगर फजूलियात में, रबिश में टाइम स्पेंड किया जा सकता है, तो झाड़ू क्यों नहीं? वो तो बहुत बेहतर है, एटलीस्ट हलाल बेस में तो आता है। देखिए यहाँ मैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे, वो अब उस खातून को नौकरी भी मिल गई, वो कोई MA उन्होंने किया हुआ था किसी सब्जेक्ट में, और वो मंडी में ये झाड़ू लगाती है। और वो किसी ने बड़ी दर्दनाक स्टोरी, और पीछे ना हमारे यहाँ ये म्यूजिक लगा देते हैं करके एक अजीब सा कि जी ये क्या हुकूमत ये कर रही है। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, अगर MA करने के बाद आप में इतनी अहलियत नहीं है कि आप क्लर्क लग गए तो आपको नहर में डूब के मर जाना चाहिए। मेरा मतलब ये गवर्नमेंट का काम है कि आपको झाड़ू लगाने से स्किल लेवल आपका एनहांस करे। यार अगर तुमने MA कर लिया है, यू कैन रीड एनी बुक, यू कैन डू एनीथिंग। जाकर कहीं पर्चियां ही काट लो, किसी हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट ही लग जाओ। तो आप अगर इतनी मतलब नकमे हैं तो फिर तो आपको झाड़ू का भी काम नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है वो झाड़ू भी ठीक से नहीं मारती हो। मैंने उसके जवाब में ये कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन अगर तो मेंटली चैलेंज है, फिर तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ज़कात खराज देकर उस बंदे को पाले। अगर वो बंदा मेंटली चैलेंज नहीं है और फिजिकली भी ठीक है तो फिर तो उसकी मेरे ख्याल में पिटाई लगनी चाहिए ऐसे आदमी। मुझे कोई हमदर्दी है, दर्दनाक आवाज सुन के ना कहीं करके म्यूजिक चलता है टीवियों पर और ये सोशल मीडिया पे भी ड्रामा बहुत चल रहा है, तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं होती। अगर तो वो ज़हनी बीमार है फिर आप उसे जरूर पागल खाने ले जाएं, फिर आप जरूर पैसा खर्च करके उसको खाना भी दें, दवाई भी दें, ख्याल भी रखें। मेंटली चैलेंज कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी कैन बी। तो अगर वो हड्डा कट्टा ठीक ठाक है और वो कहता है जी मैंने MA कर लिया और मैंने उठना नहीं है दरख्त के नीचे से। वो एक मुझे याद है, मैं फैक्ट्री जब चलाता था तो एक बार हमारे जो फैक्ट्री के जो होता है ना इंचार्ज सुपरवाइजर, उसको मास्टर कहते थे उस जमाने में, मास्टर साहब। हमारे मास्टर ने कहा कि सर ये हमारे जो लोग हैं ना इनकी हालत ये है, लेबर को अपनी तकरीर करते हुए ना, वहाँ एक आदमी बेरी के नीचे लेटा हुआ था तो कहते हैं या अल्लाह बड़ी भूख लगी है कि तो कुछ खानू लग जाए। हवा चली तो वो बेर जो ना आके उसके सीने पे गिर गया। थोड़ी देर बाद कहता है या अल्लाह हुण किसी को भेज दे चुक के मेरे मुंह में पा दे, यानी इसको अब उठा के जो मेरे पेट पे गिर गया है इसे उठा के तो मेरे मुंह में भी डाल। तो ये अगर अप्रोच होगी तो फिर तो आप दर्दनाक वो जो म्यूजिक है वही लगा लगा के आप, ये वेस्ट में तो इसको कोई शर्म की बात नहीं। आप देखते ही हैं कि ये प्रेसिडेंट है, ये साइकिल पे जा रहा है, ये वो आप देखते हैं कि ये जर्मनी की चांसलर है तो वो थर्मोस में खुद जो है वो डाल रही है कॉफी। तो बातें आप लोग करते हैं, देखते उन्हें हैं। तो MA करने के बाद आप कहते हैं कि दुम निकल आई है मेरी और इसलिए मुझे वजीफा लगा दिया जाए शायरों की तरह। तो ये तो मेरे ख्याल में मेंटली सिक बिहेवियर है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि ये सेशंस बहुत को फ़ायदा देगा और आपको भी हम नेक्स्ट बहुत से लाइव सेशंस में देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके चैनल का। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हिदायत दे। और आखिरी जाते जाते एक शेर जरूर सुनाऊंगा, वो जो है, जी जी बिल्कुल। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टोक,
टुक कहते हैं रोटी को, और 5 रुकन जो है अरकान इस्लाम के, जे ना लबे छेवा ते पंजे जांदे मुख। तो इसलिए प्लीज अपने लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।